My name is Mohit Sefi. Now we are discuss about the topic electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली केमिस्ट्री का 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो सेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। एक वो जिसको हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो टू टाइप्स के यहाँ पे सेल होंगे। एक सेल को हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, दूसरे सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेसिकली जो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जो घर पे हमारे इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज में जब हम उनको चार्ज करते हैं तो चार्ज करते टाइम स्टार्टिंग में क्या होता है कि चार्ज करते टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद बैटरी चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी जब चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और जब हम उसका यूज़ करते हैं तो केमिकल को यूज़ करेंगे, एसिड्स को जिसको यूज़ करेंगे हम, तो यूज़ करते टाइम केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। अब इस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इसी सेल को हम लोग जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स के हैं, पर कंसीडर हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले दो हमारे पास कंटेनर होंगे, एक कंटेनर ए एंड अनदर कंटेनर बी। तो दो कंटेनर यहाँ पे हम लेंगे, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। तो दो कंटेनर हमारे पास में होंगे, दोनों कंटेनर में हम कुछ सॉल्यूशन को भर देंगे। तो लेट से एक कंटेनर है जिसमें हम सॉल्यूशन को भर देंगे, उस सॉल्यूशन का नाम होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब जानते हो कि ZnSO4 को वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। दूसरा हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा, जिसको हम कहेंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे, मेटल का इलेक्ट्रोड होगा। वो मेटल लेफ्ट साइड में जहां आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, वहीं पे हम लोग मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे और वो इलेक्ट्रोड होगा जिंक का। देन राइट साइड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने ले रखा है, तो इधर इलेक्ट्रोड होगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। अभी तो नॉर्मली अलग अलग सॉल्यूशन है, उनके अंदर इलेक्ट्रोड डिप हुए हैं। अब एक चीज़ इसमें हम और करेंगे, एक यू ट्यूब शेप की एक ट्यूब ले लेंगे, यू टाइप की, ऐसे एक ट्यूब ले लेंगे और उस ट्यूब को हम लोग इसके अंदर डिप कर देंगे। ध्यान रखना है कि वो ट्यूब दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर आती हो, इस तरीके से हमें सेटअप करना है ताकि उस ट्यूब को आधा पार्ट इस साइड में और आधा पार्ट उस साइड में। अब हम क्या करेंगे, इसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से एक वायर लेंगे और इस वायर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे सपोज कर लो हम कोई की लगा देंगे, ऑन ऑफ स्विच ऑफ करने का, ऑन ऑफ करने का। यहाँ पे हम एक अमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन यहाँ तक हमने पूरा सेटअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पाउडर भरेंगे, NH4Cl या KCl का पाउडर भर देंगे। इसके साथ एक अगार अगार जेली लेंगे, अगार अगार जेली के साथ। अभी बताएंगे कि जेली का यहाँ पे क्या काम होता है। तो मेन चीज़ है NH4Cl का पाउडर और KCl का पाउडर अगार अगार जेली के साथ। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे, तो ऑन करते ही यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग्स दिखेंगी, यहाँ पे कुछ हमें रीडिंग्स दिखेंगी। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि करंट तो फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल करंट कैसे फ्लो होता है कि एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन हमको होगा कि करंट फ्लो भी होगा, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि इस साइड में धीरे धीरे ये जो रॉड होगी वो पतली होती रहेगी। पतली मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये रॉड छोटी हो रही है। सेम चीज़ इधर आपको ऐसा लगेगा कि ये रॉड थोड़ी मोटी हो रही है ना, इसके ऊपर कोई चीज़ आके जम रही है। तो एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल यहाँ पे ये होता है
कि जैसे जिंक होता है हमारे पास सॉलिड वाला, सॉलिड जिंक मतलब रॉड वाला, ये जिंक क्या करेगा, Zn+2 की फॉर्म में आता है और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है ना। अब होगा क्या कि इस रॉड से ही छोड़ेगा वो, जैसे ये जिंक है, जिंक नीचे आएगा है ना Zn+2 की फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस रॉड पे ही छोड़ देगा। अब सेम चीज राइट साइड में होगा। राइट साइड में कैसे होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ट्रेवल करेंगे, इस तरफ से ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब इधर आएंगे, अब हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, एक्वस है, और अगर एक्वस है तो एक्वस में Cr+2 आयन और SO4-2 आयन अलग अलग होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, Cr+2 आयन और SO4-2 आयन अलग अलग होंगे। अब जो Cr+2 आयन सॉल्यूशन में होंगे वो Cr+2 आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, तो क्या बनाएंगे, Cr+2 इलेक्ट्रॉन, ये बना लेंगे कॉपर सॉलिड। तो वही चीज़ देखो देखने मिल रही है यहाँ पे कि जिंक है, Zn+2 में टूट टूट के नीचे आ रहा है, इसलिए रॉड पतली हो रही है। इधर Cr+2 सॉल्यूशन वाला रॉड पे जाके चिपक रहा है, तो रॉड धीरे धीरे मोटी हो रही है। तो इधर का ये कॉन्सेप्ट लगता है। आगे अब इस यू ट्यूब शेप का क्या काम है, तो उसका काम समझो। जैसे समझो कि अभी जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट है, सेम जैसे कॉपर सल्फेट वहाँ पे Cr+2 और SO4-2 में टूटा है, वैसे ही जिंक सल्फेट भी यहाँ पे होगा Zn+2 और SO4-2 की फॉर्म में। अब होगा क्या कि ओवरऑल अगर देखोगे तो प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पे सॉल्यूशन में न्यूट्रल होगा, पर जैसे ही Zn+2 नीचे आएगा तो एक तो Zn+2 खुद इस सॉल्यूशन का है, दूसरा Zn+2 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन में प्लस चार्ज पूरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट साइड में जब हम देखेंगे तो Cr+2 और SO4-2 है। अब यहाँ पे Cr+2 सॉल्यूशन वाला ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब Cr+2 यहाँ पे कम रहेगा, बढ़ेगा कौन, SO4-2। अब एक टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि इधर बहुत ज़्यादा जब प्लस चार्ज सॉल्यूशन में डेवलप होगा, उधर माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे इधर रॉड पे, तो सोचो प्लस माइनस आपस में खींचते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन वाला प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं जाने देगा, और अगर ऊपर नहीं जाने देगा तो हमारा सेल रुक जाएगा, मतलब वर्क नहीं करेगा। तो उसकी वर्किंग को बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पे एक यू शेप की एक ट्यूब डालते हैं, जिसमें हम NH4Cl या KCl पाउडर भरते हैं अगार अगार जेली के साथ। तो होता क्या है कि इधर प्लस चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेट से कंसीडर कर लेते हैं मैंने KCl का पाउडर डाला था, अब KCl प्लस और माइनस में टूटता है, अब इधर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए Cl- आता है सॉल्यूशन के अंदर। वो रिएक्शन नहीं करेगा, जस्ट एक सपोर्ट करेगा कि प्लस चार्ज का ध्यान जो भी है वो इस Cl- की तरफ चला जाए, इन इलेक्ट्रॉन से ध्यान हट जाए, तो तुरंत से इलेक्ट्रॉन वहां पे घूमने लगेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर माइनस होगा, माइनस माइनस धक्का देंगे एक दूसरे को, तो इधर माइनस चार्ज SO4-2 इन इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, तो वही ट्यूब हम डालेंगे, इधर माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो माइनस चार्ज बढ़ने पे यहाँ पे K+ इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो SO4-2 को न्यूट्रल कर देगा, रिएक्शन नहीं करेगा और जस्ट सपोर्ट करेगा। तो आगे अब बात आती है कि हमने अगार अगार जेली यहाँ पे क्यों ली थी। एक्चुअल क्या होता है ना, आप जानते हो कि सॉलिड फॉर्म, अगर किसी भी सॉल्ट की सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म में आयन मूव नहीं करते हैं, और पाउडर इज लाइक अ सॉलिड फॉर्म, तो आयंस अगर मूव नहीं करेंगे तो वो इधर दोनों तरफ नहीं आ पाएंगे। तो जस्ट एक हम जेली लेते हैं, जेली क्या करता है, जेली इन आयंस को मूव करा देता है। लाइक अगर जेली नहीं होगी तो आयंस मूव नहीं करेंगे, जस्ट पाउडर ही इसमें रहेंगे, पर जेली लेने के बाद क्या होगा, पाउडर यहाँ पे मूव करने लगेंगे, तो पाउडर इधर उधर मूव करने आयंस इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो वही चीज है कि अगर वर्क एक पूछता है कोई कि सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, तो मेन जो वर्क होता है, मेन वर्क उसका होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है ताकि इधर कोई चार्ज ना बढ़े, उधर कोई चार्ज ना बढ़े। अब ये वर्किंग हमारी कुछ सेल की इस तरीके से चलती है। अब एक छोटी सी चीज और है कि इधर जो हम देखते हैं, लाइक जैसे देखो Zn है हमारे पास, ये Zn सॉलिड से Zn+2 की फॉर्म में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने को हम लोग को कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन। सेम चीज Cr+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा कॉपर सॉलिड। अब वही चीज है कि अगर ये ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन निकलना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है रिडक्शन।
तो इस वाला जो सेल है, ये जो आधा हिस्सा होता है सेल का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो सेल आधे आधे हिस्सों में बांट देते हैं। बाकी अगर हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को जोड़ दें, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिब्स Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। तो यहाँ ओवरऑल जो हम बोलेंगे, ये ओवरऑल जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिब्स Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स सेल। तो यहाँ पे हमारा फुल सेल की वर्क आ गई। तो हमने जस्ट क्या किया था, 2 कंटेनर लिए थे अलग अलग, एक में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, जिंक की रॉड यहाँ डिप की थी, उधर कॉपर की रॉड डिप की थी। अब एक दो चीजें और हैं छोटी छोटी, कि जिधर लेफ्ट साइड को हम लोग नाम देते हैं एनोड, और राइट साइड को नाम हम देते हैं कैथोड। अब लेफ्ट साइड में है एनोड, उस पर चार्ज है नेगेटिव, देखो रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, इधर कैथोड पे चार्ज है पॉजिटिव, है ना। तो एक ट्रिक हमारे पास होती है याद करने की, छोटी सी ट्रिक याद करने की होती है, LOAN। L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, और A मतलब एनोड, और N मतलब नेगेटिव। तो वो चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट में 2 चीज़ें हैं, एक लेफ्ट है तो लेफ्ट में है एनोड, और एनोड हमने लेफ्ट में L, और लेफ्ट वाली साइड का ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और A एनोड और N मतलब नेगेटिव। तो वही चीज़ है, देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो हमारा यही टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।